हिंदुस्तान में कोरोना बांटने वाले मौलाना को अंडरग्राउंड हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। मरकज के कोरोना वाले मौलाना साद का ऑडियो आता है, लेकिन साद सामने नहीं आता। मौलाना साद और उनके समर्थक दावा कर रहे हैं कि वो पुलिस के संपर्क में हैं और पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस बात को खुद पुलिस ने झुटलाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि न तो मौलाना साद ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी है, न ही वो क्राइम ब्रांच के संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मौलाना साद बचने के लिए और कितना झूठ बोलेगा। आज इसी पर खास मेहमानों के साथ करेंगे बड़ी बहस। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जमात के पाप को मजहबी शोर की आड़ में छिपाने का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। कैसे, उस पर से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आज की अपडेट। अट्ठाईस मार्च 2020 पूरा 1 महीना बीत गया है। दिल्ली पुलिस 3 नोटिस दे चुकी है, लेकिन मौलाना साद अंडरग्राउंड है। वो लगातार झूठ बोल रहा है। मौलाना के वकील दावा कर रहे हैं कि साद ने कोरोना की जांच कराई है और कोरोना की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी है, लेकिन क्राइम ब्रांच के मुताबिक पुलिस को कोरोना जांच की कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। इतना ही नहीं, मौलाना साद क्राइम ब्रांच के संपर्क में भी नहीं है। मौलाना साद की तरफ से अपने करीबियों के जरिए लगातार भ्रम जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्राइम ब्रांच सूत्रों ने साफ कर दिया है कि उनको मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही किसी भी तरीके से मौलाना साद पुलिस के संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भ्रम फैलाकर आखिर मौलाना साद को क्या हासिल होगा और वो जांच से क्यों भाग रहे हैं। मौलाना पर पिछले 1 महीने में दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने, साजिश रचने और गैर इरादतन हत्या जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उधर बेलगाम जमाती देश भर में अब तक कोरोना फैला रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में गाली गलौज से लेकर यूरिन की बोतल फेंकने जैसी घटनाएं देश के सामने आ चुके हैं। 28 मार्च से लेकर आज तक एक ही सवाल है कि आखिर कब तक छिपेंगे जमात और उसका आका। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अभी भी 400 से ज्यादा जमाती सामने नहीं आए हैं। देश में जिन जमातियों की धरपकड़ की गई है, उन्हें क्वारंटीन के बाद लगातार जेल भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां तबलीगी जमात से जुड़े 8 विदेशी जमातियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। यूपी के मुरादाबाद में भी आज क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद इंडोनेशिया के 8 जमातियों को हिरासत में ले लिया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बुधवार को 15 जमातियों को जेल भेजा गया। यहाँ 25 विदेशी जमातियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से 10 को जमानत दे दी गई। इसके अलावा भोपाल में आज कोरोना के 46 मामले सामने आए, जिनमें 5 जमात से जुड़े हैं। जाहिर है, एक तरफ दिल्ली में बैठा मौलाना झूठ बोल रहा है, दूसरी तरफ उसकी जमात ने देश में कोरोना फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उधर सच को कौम के शोर से दबाने और विक्टिम कार्ड खेलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। तबलीग के समर्थक और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने फेसबुक पर एक जहरीली पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, हिंदू कट्टरपंथियों ने सोचा था कि भारत से जुड़े आर्थिक हितों के चलते मुस्लिम और अरब देश भारत में मुस्लिमों पर जारी अत्याचार पर चुप रहेंगे, लेकिन हिंदू कट्टरपंथी भूल गए कि भारतीय मुसलमानों की दुनिया के मुस्लिम देशों में बहुत इज्जत है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने कई साहित्यिक और सांस्कृतिक विभूतियां दुनिया को दी हैं, जिनमें से एक है जाकिर नायक, जिसका नाम मुस्लिम और अरब देशों में घर घर लिया जाता है। ध्यान रखना हिंदू कट्टरपंथियों, अब तक भारतीय मुसलमानों ने यह तय किया हुआ है कि वो अरब और मुस्लिम देशों से तुम्हारे नफरत के अभियान और लिंचिंग और दंगों की शिकायत नहीं करेंगे। जिस दिन हम ये तय करेंगे, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूटकर गिर पड़ेंगे। इस जहरीली चिट्ठी में जफरुल इस्लाम ने देश के भगोड़े दुश्मन जाकिर नायक की तारीफ की। साथ ही मुसलमानों को उकसाते हुए ये भी कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये अपने आप में संगीन गुनाह है, खासकर तब जबकि जफरुल एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जमात की करतूतों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। सवाल ये भी कि जहरीली पोस्ट के लिए जफरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों न किया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो जब भी कोई बात आती है तो कहा जाता है कि हम भाई विक्टिम हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। लेकिन इस देश में, मैं कई बार इस शो में कह चुका हूं, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। और दूसरा, इस देश में जितना सशक्त, जितना आत्मनिर्भर, जितना इंडिपेंडेंट मुसलमान है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नहीं है, जिसको कुछ लोग, यहाँ के कुछ वैचारिक लोग आदर्श मानते हैं अपना, हर चीजों का कंपैरिजन करते हैं। आज वहां क्या हालात है शायद उनको अच्छी तरह पता नहीं है। कई सारे कंपैरिजन हुए हैं इस दौरान, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बहस की शुरुआत करूंगा। और सबसे पहले मैं अपने पैनल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ हैं, फिरोज अहमद बख्त साहब जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुबही खान एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मुजब्बिर रहमान
तालिबानी जमात के, तालिबानी तबलीगी, तालिबानी सोच वाली जमात के ये समर्थक हैं। मेरे साथ मौलाना नदीमुद्दीन है, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मेरे साथ मौलाना सईदुल कादरी हैं, प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मौलाना नदीमुद्दीन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये मौलाना साहब अपनी कोरोना रिपोर्ट क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनको कहा गया है कि सरकारी अस्पताल में कराएं। सरकारी अस्पताल में अगर वो रिपोर्ट कराते तो पुलिस के पास अपने आप पहुंच जाती। लेकिन ये आंख मिचौली क्यों खेल रहे हैं मौलाना नदीमुद्दीन? बताइए ना, आप तो उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। बताइए मौलाना कब तक भागेंगे? क्योंकि आपने वो कविता सुनी है ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा। वो दिन आने वाला है। लेकिन आंख मिचौली क्यों? बताइए, भारत के कानून से, भारत के संविधान से, भारत की बाकी चीजों से आंख मिचौली को क्यों मौलाना नदीमुद्दीन? बताइए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जब से तालिबानी बोल रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, आप चिल्ला रहे थे। अब कृपया मेरी बात थोड़ी सी सुनिए और मैं क्या कह रहा हूं आप समझिए। आप अभी कह रहे थे कि मौलाना साहब अपना टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार उनको सामने क्यों नहीं ला रही है? अरे वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार क्यों लाए भाई? उनकी जिम्मेदारी है। देश की सबसे बड़ी अमित शाह के प्रवक्ता चौरसिया ने उनको कहां छुपा के रखा है? मेरे सामने होते ना तो मैं अभी तिहाड़ तक छोड़ा था उनको। मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है, और वो मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम है सवाल पूछना। पुलिस ने मौलाना साहब को कहा कोरोना रिपोर्ट अपनी किसी एम्स अस्पताल से कराएं, क्यों नहीं कराई? क्यों भाग रहे हैं वो? इसका जवाब दीजिए ना। आपका काम नहीं, आपका काम सवाल पूछना है, नहीं पूछना है, मगर आप सवाल से ज्यादा आज भाजपा का पक्ष लेकर के आप बात कर रहे हैं। मैं इस देश के पक्ष में खड़ा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं हूं। मैं आपको साफ कर दूं मौलाना नदीमुद्दीन, आप इतने स्वतंत्र हैं, सरकार उनको सामने क्यों नहीं ला रही है? मैं कहता हूं कि अगर मौलाना साहब ने गलती की है तो उनकी गलती को मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? तबलीगी जमात की गलती को मुसलमानों से जोड़ करके क्यों देखा जा रहा है? ठीक है, एक मिनट, फिरोज बख्त अहमद साहब के पास चलता हूँ। फिरोज बख्त अहमद साहब भी मुसलमान हैं। क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या एक कोरोना फैलाने वाले मौलाना की गलती बताई जा रही है? मौलाना नदीमुद्दीन खामोश हो जाइए, ये मुसलमान का राग मत गाइए। मैं बार बार बोलता हूँ देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। फिरोज मौलाना नदीमुद्दीन को ऑडियो डाउन। हजरात जैसे मौलाना नजीबुद्दीन साहब हैं, जिस तरह सुनिए, मैं बड़े विनम्रता के साथ और बड़े आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निहायती आदब और एहतराम के साथ, कि थोड़ा सा खामोश रहिए। और जिस तरह से आप चिल्ला रहे हैं नजीबुद्दीन साहब, इससे क्या है, एक बड़े गलत इमेज मुसलमानों की पड़ती है। लोग ये कहते हैं कि देखो मुसलमान ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तान में खाते हैं पीते हैं और वहीं फिर उसकी बुराई करते हैं, उसकी सरकार को जो है उल्टा सीधा बकते हैं। अभी आप कह रहे थे इनको क्या नाम, चौरसिया साहब को, कि प्रवक्ता हैं उनके होम मिनिस्टर के, किस तरह की ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं। अरे सुनिए, इतनी आज़ादी आपको हिंदुस्तान में, आप इस तरह का जहर घोल रहे हैं सारे हिंदुस्तान में। आप जैसे उलेमा ने, आप जैसे हजरात ने आग लगा दी। अरे खुदा का शुक्र करो हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हैं। आप पाकिस्तान में या कुछ अफ़गानिस्तान में या आप इराक़ और ईरान में नहीं पैदा हुए। आप नाशुक्र हैं, खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। और मैं एक और बात बता दूं, बहुत ज़्यादा जमाती हो रहा है। हिंदुस्तान की सरकार का एक ग्रेट काम जो मीडिया ने नहीं दर्शाया है वो यह है कि 150 जो पॉजिटिव थे जमाती, उनको पुलिस ने, सरकार ने एम्स में भर्ती कराया। आज से कोई 28 दिन पहले, 27 दिन पहले। अब वो सेहतियाब हो गए हैं, वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यार देखिए, एम्स में किसी का आसानी से इलाज नहीं होता है। तो सरकार इतना काम कर रही है, पुलिस इतना काम कर रही है, और आप जो है इस तरीके से धां कर रहे हैं। इससे क्या होता है? सुनिए नजीब साहब, आप पढ़े लिखे आदमी, आलिम हैं, फाजिल हैं, आपकी सुनिए मेरी बात सुनिए। इससे क्या होता है? एक नेगेटिव इंप्रेशन, आप जैसे लोगों ने मुसलमानों का एक नेगेटिव इंप्रेशन, परसेप्शन बना दिया है। और मुझे शर्म आती है कहते हुए कि आप जैसे मुसलमानों की वजह से तमाम मुसलमान जो हैं वो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जहरीली जबान अपनी रोक दीजिए, इस जहरीली जबान को रोक दो अपनी। हैं, आपकी वजह से पता नहीं कितने मुसलमानों को इसका नुकसान पहुंचेगा। मैं भी मुसलमान हूं, मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, मैं कौम पर मुसलमान। ये सच बोल रहे तो चाटुकार हो गए, ये सच बोल रहे तो चाटुकार हो गए। अपनी कौम को आप बदनाम कर रहे हैं, अपनी कौम को मौलाना नदीमुद्दीन आप बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह सरकार को गालियां बक रहे हैं, आज सारा मुसलमान आपको लानत भेज रहा है।
आप जैसे लोगों की वजह से, सुनिए नजीब साहब, देखिए अल्लाह ने आपको अकल दी है, अक्ल सलीम दी है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए और आप जहर उगलना बंद कर दीजिए, ठीक है? आप जितना आपने जहर उगलेंगे उतना ही मुसलमान, आप समझते आईने के सामने कभी खुद भी खड़े हो जाया करिए। एक मिनट फिरोज भाई, अरे मौलाना नदीमुद्दीन आईने के सामने खुद भी खड़े हो जाया करिए, अपनी शक्ल दिखेगी। लोगों के ऊपर मुसलमानों के साथ अगर कोई सबसे बड़ा अन्याय कर रहा है तो मौलाना नदीमुद्दीन कर रहे हैं, फिरोज बख्त अहमद कर रहे हैं। मुसलमान पता है किससे कर रहा है? जमातियों से कर रहा है और आप जैसे मौलानाओं से कर रहा है। मौलाना साहब, मौलाना ये शब्द शोभा नहीं देते लेकिन फिर भी कहेंगे। फिरोज भाई रुक जाइए, आप अच्छी नॉन स्टॉप मत बोलिए फिरोज भाई, मुसलमानों नॉन स्टॉप मत का बोलिए, सफाया करवाने में तुले में आप जैसे लोगों की, खुदा ने खासा हिंदुस्तान में अगर कोई गलत बात होती है, कोई फसाद होता है, इसकी जिम्मेदारी आप जैसे लोगों पे होगी। ठीक है फिरोज भाई, रुकिए नॉन स्टॉप मत बोलिए। आप जैसे उलेमा पे होगी, गलत लोगों पे होगी, जो गलत वकालत का, आप जैसे लोगों ने अल्लाह का इस्लाम नहीं मुल्ला का इस्लाम फॉलो किया है। अल्लाह का इस्लाम फॉलो करो, कुरान का इस्लाम फॉलो करो, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका इस्लाम फॉलो करो। ठीक है मौलाना नदीमुद्दीन, आपने उनको आईना दिखाया, आपने पता नहीं मुझे कौन से शब्द बोले, मैं नेशनल चैनल पे दोहरा भी नहीं सकता। सबको खबर में जाना है। फिरोज भाई का ऑडियो प्लीज। फिरोज भाई लगातार बोलते रहते हैं। आपने मुझे बताया कुछ शब्दों से करा दलाल, और अगला शब्द मैं बोल भी नहीं सकता नेशनल टेलीविजन पर। शुक्रिया, मैं तो हमेशा बोलता हूं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। इन शब्दों के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप देश के मुसलमानों से इस कोरोना फैलाने वाले मौलाना को जोड़कर देश के राष्ट्रभक्त, देश को मानने वाले मुसलमानों का नुकसान मौलाना नदीमुद्दीन क्यों कर रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए। मानने वाले मुसलमानों का नुकसान मौलाना नदीमुद्दीन आप क्यों कर रहे हैं? पत्रकारों का नुकसान कर रहे हैं आप। ईमानदार पत्रकारों को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप ईमानदार पत्रकारों को पत्रकारिता धूमिल कर रहे हैं। आप हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं। आप नफरत की दीवार खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं इस देश की स्वतंत्रता। सामने वाला आदमी मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, दलाल, लेकिन बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है। अगला शब्द ही बोल दो जो आपने बोला है। क्या बोलते हैं आप लोग? भड़वा और दलाल। माफ कीजिएगा, ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मौलाना साहब ने किया है। थे तो शिवराज चौहान ने 15 साल उनकी मीटिंग यही लोग हैं दलाल और भड़वे, और पता नहीं है किसकी वकालत करते हैं। थैंक यू मौलाना साहब, आपने मुझे इन शब्दों से नवाजा, आपने मुझे इन शब्दों से नवाजा। सुबही खान को लेकर आऊंगा। सुबही खान, यही देश है जहां ये शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौलाना साद ने जो किया, अगर वो उन्होंने सऊदी अरब में किया, ईरान में किया होता, इराक में किया होता, या फिर किसी और कट्टर मुस्लिम देश में किया होता, तो उनका क्या हाल होता? बताइए। इस शरीयत के हिसाब से उनको कौन सी सजा मिलती? आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। अभी तो ये कोरोना का टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं। जी दीपक जी, काश कि ये लोग समझ जाते कि हमारा देश कोई एक आम देश नहीं है। हमारे जो देश का जो कॉन्सेप्ट है वो एक माँ और पुत्र या माँ और पुत्री वाला रिश्ता हमारे देश से है। इन लोगों को जो अपने आप को अरब से जोड़ते हैं, जो अरब और इस्लामिक कंट्रीज को अपने आका मानते हैं, जैसा एक एग्जाम्पल हमने देखा आज कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अपने देश के खिलाफ विदेशी कंट्रीज को उकसा रहा है और अपने देश को, अपने बंधुओं को धमकी दे रहा है। तो इन लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि इनकी वही स्थिति है जो एक पेड़ से टूटे हुए पत्ते की होती है। उसके पास मुरझाने के अलावा या विनाश होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ये इन्हें सबक लेना चाहिए उन मुसलमानों से जो कि पाकिस्तान गए, जिन्होंने पाकिस्तान को चुना विभाजन के समय, क्योंकि पेड़ से टूटा हुआ पत्ता ना तो अपने पेड़ का रहता है, ना अपनी जड़ों का रहता है, और कहीं और जुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनसे नदीमुद्दीन साहब से बहस करने के बजाय मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ। दीपक जी जस्ट कुछ सेकंड्स दीजिएगा। आज जफरुल इस्लाम साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी अपने आकाओं को, उसमें उन्होंने कुछ अपने आइडियल्स का नाम लिखा। वो वही प्रॉब्लम है दीपक जी, वही आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है। उनके आइडियल्स हैं शाह वलीउल्लाह देलवी। ये वही शाह वलीउल्लाह देलवी हैं जिन्होंने जब मुगल्स के पैर उखड़ रहे थे इस देश में,
मराठाओं का पूरा बोलबाला था, तो अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिख के भारत पे आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था इन देलवी साहब ने। उसी के कारण पानीपत की 3rd बैटल हुई थी। तो यही वो जफरुल इस्लाम खान ने किया है। मुझे शर्म आती है कि मैं अपना लास्ट नेम उनके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक खान हूँ। अपने आकाओं को चिट्ठी लिख के अपने देश पे आक्रमण करने के लिए या अपने देश के खिलाफ वरगला रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अहम है दीपक जी, बहुत पॉजिटिव नोट है कि हमारे देश का तब तक बुरा नहीं हो सकता जब तक अहमद शाह अब्दाली के सामने इब्राहिम खान गार्दी खड़ा रहेगा। जब उन्होंने मराठाओं पे आक्रमण किया तो उन्हीं मराठा का जो जनरल था, जो पानीपत की 3rd वॉर में शहीद हुए, वो इब्राहिम खान गार्दी थे। तो ये इनकी मानसिकता, ये इनकी भारत विरोधी आइडियोलॉजी तब तक नहीं चल सकती है जब तक जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ बोलने के लिए नेशनल टीवी पे और हिंदुस्तान में सुबुही खान जैसे मुसलमान आगे आते रहेंगे। तो नदीमुद्दीन साहब को तो मैं ये बोलती हूँ, मुसलमान 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 का तस्बीह पढ़ने से पहले मुसलमान का मतलब समझिए। मुसलमान का मतलब है जिसका मुसल्लम ईमान हो, यानी कंप्लीट ईमान। ईमान का मतलब होता है धर्म पे विश्वास, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य पालन। हमारी संस्कृति में कभी भी जाति, पंथ, समुदाय को देख के सही गलत नहीं कहा जाता। हम जो सबसे बड़ा विलन मानते हैं रावण को, वो ब्राह्मण है, उसको हम गलत कहते हैं। शूर्पणखा और होलिका को महिला होने के बावजूद हम गलत कहते हैं। तो हम ना जाति के आधार पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ना महिला के आधार पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मौलाना कादरी सीधा जवाब, मौलाना कादरी सीधा जवाब करते हैं और वही सीधा जवाब करना चाहिए। मुसलमान जिसका मुसल्लम ईमान हो, क्या कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद का ईमान है भी? सीधा सवाल है, जवाब दीजिएगा, इधर उधर दाएं बाएं मत करिएगा। मौलाना कादरी सवाल तो पूछिए। मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान मतलब जिसका मुसल्लम ईमान हो, क्या कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद का कोई भी ईमान धर्म है? देखिए, आप इस्लाम के बारे में पूछेंगे तो यकीनन इस्लाम एक अमन। मैं मौलाना साद के बारे में पूछ रहा हूं। इस्लाम को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने कई बार बोला देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। अब बोलिए, जवाब दीजिए, क्या मुसलमान का जो मतलब होता है मुसल्लम ईमान, कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद का कोई दीन ईमान है क्या? 1 महीने बाद छुपा बैठा है। नहीं, ये इस टॉपिक पे आपके साथ में शायद 2 डिबेट हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे बड़ी जो है मोहब्बत से एक बात बोलता हूँ कि आज हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है मजदूरों का मसला चल रहा है। और जो गरीब लोग परेशान हैं, घरों में मजदूरों के मसले को तो सरकार सॉर्ट आउट कर रही है, लेकिन मुसलमानों को जब विक्टिम बताकर आप मौलाना साद के लिए एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उनको विक्टिम बनाकर, तो सरकार को भी दिक्कत होती है। आपकी चैनल पे प्रायोरिटीज जो है अगर मौलाना साद है तो ये बात को आपको सोचना चाहिए। सर, मेरे चैनल की प्रायोरिटी मुसलमान भी है और मेरा चैनल 24 घंटे चलता है। 6 बजे मैंने विस्तृत तौर पर उस पर चर्चा की है मेरे 6 बजे के शो में कि मजदूरों को अपने घर कैसे जाने के लिए सरकार ने क्या क्या सहूलियतें दी है। अब सवाल का जवाब दे दीजिए ना, दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? मौलाना साद हमारी रेडार में नहीं है। ये होम मिनिस्टर साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या उनके खुसूसी नुमाइंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए कि मौलाना साद उनके रेडार में नहीं है। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि 21वीं सदी में आज के इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी के दौर में ये बात तो मौलाना साद पर भी लागू होती है ना कि मोबाइल पर वीडियो संदेश भेज दे, वो ऑडियो संदेश भेज दे, देश से माफी मांग ले, देश के सामने आए। छिप क्यों रहे हैं बताइए ना। और आप जैसे मौलाना उनको कवर फायर दे रहे हैं। मौलाना साद को प्रोपेगेंडा मिशनरी जारी रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको आने नहीं दे रही है, मेरा अपना ऐसा अंदाजा है। वरना कोई जरूरी नहीं, कोई बड़ी बात क्या तरीका है आपका? ठीक है, आप लोग जब बोलते हैं ना तो समझ आता है कि असली एजेंडा क्या है और छद्म एजेंडा क्या है। संगीत रागी जी, जवाब दीजिए इनको। ये कहते हैं कि सरकार ने उनको छुपा के रखा हुआ है। जिस आदमी की मनुहारे करी गई, 15-15 दिन लोग ढूंढते रहे। मैं भी आपको दिखाता हूं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है मेरे इंटरव्यू में। संगीत रागी जी, देखिए, पिछले 1 महीने से मीडिया के जरिए, अन्य स्रोतों के जरिए लोग ये बात अच्छी तरह के उनको कह रहे हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से भी आ रहा है कि उनको बाहर आकर के और कानून का सामना करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। कम से कम वो तबलीगियों के बारे में अपील करें
कि वो अभी भी जो छुपे हुए हैं वो बाहर आकर के निकलें। देखिए, यदि ये देश यदि थर्ड स्टेज में यदि कहीं पर जाएगा कोरोना के मामले में, तो उसका एक ही और एक ही कारण है तब्लीगी। एक एक जगह ये जाने के बाद वो सिर्फ अपने ही समुदाय में सीमित नहीं रह करके अन्य समुदायों तक भी ये सीमित रह रहा है, क्योंकि कोरोना तो ये नहीं देखने जा रहा है कि हिंदू को है या मुसलमान को है। यदि तब्लीगी के संपर्क में यदि हिंदू सब्जी वाला आता है या मुस्लिम सब्जी वाला आता है तो उसको भी घेरेगा। और जिस प्रकार से मुस्लिम की आबादी है और जिस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं, उसमें इसकी बहुत बड़ी गुंजाइश है कि उन पॉकेट्स में ये तीसरे स्टेज में चले जाए। इसलिए ये आवश्यक है कि मौलाना साद और तबलीगी, अभी भी कम से कम 400-600 तबलीगी जो है वो छुपे हुए हैं। 400 होम मिनिस्ट्री का ऑफिशियल फिगर है, होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है फिगर सर्कल। लेकिन संगीत जी, मैं आपको 1 मिनट रोकता हूं, मेरे पास इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी रिलेवेंट बाइट है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात करी। जमातियों ने उनको कितना मुश्किल में डाला, कई हफ्तों उनको खोजना पड़ा, ये कहना पड़ा 307 और हत्या का मुकदमा करेंगे, तब भी कुछ लोग छिपे हुए निकले। अब आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुझसे क्या कहा। मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड उन राज्यों में से था जिसको ये कहना पड़ा कि अगर तबलीगी इस तारीख तक सामने नहीं आए तो उन पर हत्या का मुकदमा होगा। तबलीगी जमात आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बना? देखिए दीपक जी, हमारे को प्रारंभ में 126 जो मरकज से जुड़े हुए लोगों की सूची मिली थी कि ये लोग मरकज निजामुद्दीन में शामिल हुए थे। और जब हमने अनुरोध किया सबसे कि भाई आप लोग जो भी हैं, ये बीमारी है, इसी का किसी की जाति से, धर्म से, बड़े से, छोटे से इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति भी उतना ही है जितना हमारा सड़क पर जो काम करने वाला लेबर है, जो श्रमिक है, उतनी इसके लिए सब बराबर है। इसका किसी से इसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। और इसको बीमारी मान करके अगर कोई ऐसे लोग जो मरकज से जुड़े हुए हैं, जमात से जुड़े लोग हैं, तो आपको सामने आना चाहिए। काफ़ी अनुरोध विनय के बाद लोग जो आना चाहिए था नहीं आ पाए। हमने जब सख्ती की और हमने कहा कि भाई ठीक है, आज किसी को हमारी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हमारी बुरी बात आने वाले कल के लिए, उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। आप आइए। तो वो रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला, तो हमको बहुत सख्त कदम उठाना पड़ा। और हमने कहा कि 6 अप्रैल तक अगर आप हमारे पास नहीं आते हैं तो फिर हम 307 में आप पर मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर किसी की मृत्यु होती है तो हम उसको 302 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप पर हत्या का मुकदमा हम दर्ज करेंगे। कह क्या रहे थे तबलीगी जमात से जुड़े लोग मुख्यमंत्री जी? क्यों बाहर नहीं आ रहे थे? क्या दिक्कत थी उनके दिमाग में? क्या था? क्या है कि अधिसंख्यक लोग अनपढ़ हैं, जागरूकता की कमी है। उनको बरगलाने वाले जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, उनके बरगलाने पर वो आते हैं, तो उसके कारण इस तरह की समस्या हुई। लेकिन जब हमने सख्ती की और हमारी पुलिस ने फिर एक एक को निकाला, तो हमने 126 के तुलना में 1435 जमाती हमने चिन्हित किए। और आज उनमें से कुछ लोग जो राज्य से बाहर गए हैं जमात में, उनको छोड़ करके सभी आज क्वारंटाइन में हैं। 3 हफ्ते लग गए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक काम करने में। 126 की लिस्ट आई थी दिल्ली से जो बताया गया, लेकिन निकले 1435। मुजब्बिर रहमान, बताइए ये भगोड़े बनने का कॉन्सेप्ट कहां से सिखाते हैं मौलाना साद? नहीं, इसमें कोई भगोड़ा बनने वाली बात नहीं है। लोग मरकज में आते हैं, जाते हैं और अपने घरों में चले जाते हैं। अब आप उनको भगोड़ा कहें या कोई भी, नहीं तो क्यों भाग रहे थे सरकार से? भाई महामारी है, महामारी, उनको बचाने के लिए सरकार ढूंढ रही थी। कोई नहीं भाग रहा, कोई नहीं भाग रहा है, कोई नहीं भाग रहा था। तो क्यों 307 और 302 लगाना की धमकी देनी पड़ी उत्तराखंड सरकार को? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। धमकी देते रहे, धमकियों से कोरोना से नहीं निपटा जाएगा। मैंने आपको आपके शो में पहले दिन भी यही बात कही थी
कि जब तक आप धमकियां देंगे लोगों को तो लोग जो आना चाह रहे हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। अरे पहले प्यार से बुलाया जाता है, मुजब्बिर रहमान। नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी, ऊपर का माला आपके आर्गुमेंट में खाली होता है, ऊपर का माला आपके आर्गुमेंट में खाली होता है। मैं ब्रेक लेता हूं, आपके लिए टिकटॉक वीडियो निकाल के रखा है मैंने, आपके लिए मैंने टिकटॉक वीडियो निकाल के रखा है। सरकार की चुप्पी टूटी एक हफ्ते के बाद, लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो गया मार्च के पहले आखिरी हफ्ते से ही। जो आदमी इस देश के खिलाफ खड़ा होगा, देश का मीडिया उसके खिलाफ खड़ा होगा।